कहाँ तक? बलबन तक। बलबन को कहा जाता है ही इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इलबारी टर्क है, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश है, जिल्ल इलाही का टाइटल दिया था, सैयद उस सलातीन खलीफा से टाइटल मिला था, असली नाम घियासुद्दीन था, घियासुद्दीन बलबन, घियासुद्दीन। रियल नेम बहाउद्दीन। वो कंफ्यूज हो जाता है पीछे बैठ के, अब इतने सारे नाम कंफ्यूजन तो होगा, इसलिए तो मेडिवल रुलाती है। और कितने घियासुद्दीन मिलेंगे? ठीक है, एक टाइटल और था इसका, उलुग खान। उलुग खान इज अ टाइटल जो बड़का खान होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, ऐसे के फॉर खान, है ना आयशा खान? है? क्यों, कितनी सेना थी तुम्हारे पास? हाँ, लीडर। नायला भी खान लिखती है ना, नायला भी खान लिखती है। ओके, ही वॉज कैप्चर्ड बाय मंगोल्स एंड सोल्ड मैनी टाइम्स। कई बार इसको बेच दिया गया गुलामी में, और फिर इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था। तो ये इल्तुतमिश का स्लेव था और उसको चालीसा का एक मेंबर बना दिया। फिर चालीसा का ये लीडर बन जाता है, जो हमने कल देखा था, है ना। आमिर शिकार था रजिया के टाइम पर, और सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रहा करता। इसने अपने आप को एक आवरण में ढाला था कि मैं एक पर्शियन वॉरियर है, अफरासियाब, जो तुरान का हुआ करता था, मैं उसका वंशज हूँ। लेजेंड है, वो बड़ा लड़ाका था। और साथ ही साथ में इसने अपना एक और टाइटल लिया था, हेल्पर ऑफ द खलीफ। ये टाइटल मिलता है गढ़ मुक्तेश्वर मॉस्क इंस्क्रिप्शन से। एंड ही इज कंसिडर्ड एज नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस आफ्टर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद सबसे बड़ा नाम इसी का है, इन द सेंस कि इसने स्टेट के लिए क्या काम किया। बलबन की अपनी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप यहां पर आती है। इसके पहले थ्योरी ऑफ किंगशिप जो थी वो चल रही है, कुछ भी है, उसके अंदर कंक्रीट नहीं है, वो कुछ लोगों ने चुन लिया, वो वाला मामला है। यहां पे वो अपनी थ्योरी प्रेजेंट करता है और ये बोलता है कि जिस तरह से ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, यानी डिवाइन ईश्वर की मर्जी से होता है, तो उसी तरह से ईश्वर की मर्जी से मैं सुल्तान बना हूं। सो ये मेरा अधिकार है, आई हैव द डिवाइन राइट। तो यहां से आता है डिवाइन राइट थ्योरी इसकी। और फिर आगे ये बोलता है कि सुल्तान इज गॉड्स शेडो ऑन अर्थ, और इसका टाइटल लेता है जिल्ल इलाही। अकबर का भी यही टाइटल था, वो आगे बोलेगा ना। और रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, उसको बोला गया निबायत खुदाई, कि मेरे पास निबायत खुदाई है, इसलिए मैं जिल्ल इलाही हूं। हार्ट ऑफ द किंग्स इज द स्पेशल रिपोजिटरी ऑफ गॉड्स फेवर, यानी जो राजाओं के दिल होते हैं उसके अंदर ईश्वर कुछ अलग तरीके से रचता बसता है, उनका ईश्वर का फेवर अलग होता है, बट नेचुरली तुमको दिया उसने, अगर हम डिवाइन मेटाफिजिकल की बात करें तो। एंड इन दिस ही हैज नो इक्वल अमंग मैनकाइंड, और इस वजह से उसका कोई दूसरा बराबरी नहीं कर सकता। साथ ही साथ में इसका एक बिलीफ था, वो बिलीफ था इनहेरेंट डेस्पोटिज्म में। डेस्पोटिज्म मतलब जो मैं चाहूंगा वो होगा, डेस्पोट था। अब डेस्पोट था तो किस तरह का था, इसकी पॉलिसीज में दिखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत तगड़े करे, इसको ये पता चल गया कि सारा षड्यंत्र जो है वो पार्टी में होता है, तो पार्टी तोड़ दो, तो इसने चालीसा को तोड़ दिया। अब चालीसा को तोड़ने के लिए इसने जो पॉलिसी को अख्तियार किया उसको नाम देते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। जरा सी गलती के ऊपर कोड़े लगवा देना नॉर्मल था, जरा सी गलती पे फांसी लटका देना, गर्दन काट देना नॉर्मल था। इस तरीके से इसने चालीसा को तोड़ा यूज करके ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को। एग्जाम्पल्स दिए हैं, मलिक बकबक, बकबक मत करो, सुना है, ज्यादा बकबक नहीं करने का, तो मलिक बकबक नहीं करने का। गवर्नर थे बदायूं के, इनको कोड़े मारे गए थे पब्लिकली जरा सी गलती के ऊपर। हैबत खान थे अवध के गवर्नर, इनके ऊपर एक्यूजेशन था कि इन्होंने एक आदमी की हत्या करी है, उनको 500 कोड़े लगाए गए थे। और फिर जो आदमी मर गया था उसकी वीडियो के हवाले कर दिया था कि तुम्हें जो करना है करो, उसको मारना है मार डालो। आमीन खान थे, ही वॉज डिफीटेड बाय तुगरिल, बोले तुगरिल इसके अगेंस्ट चला जाएगा, तुगरिल यहाँ रिवोल्ट करेगा, तो ये उससे हार गया था बंदा, इसको लटका दिया था। शेर खान करके एक बंदा था जो प्रोमिनेंट पर्सन था चालीसा का, उसे पॉइजन दे दिया था। सो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इसको कहा गया कि सख्ती के साथ, डेस्पोटिज्म के साथ, किसी की जान की कोई कीमत नहीं रखना। इसने जो क्राउन की प्रेस्टीज खत्म हो गई थी, राइट फ्रॉम द कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश तो साथ में बैठता था, बाकी जितने भी लोग थे उनमें प्राइम मिनिस्टर पावरफुल था। सो राजा की औकात इस समय खत्म हो चुकी थी। बलबन रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, और इसने कुछ सेरेमनीज इंक्लूड करी, जहां बैठने की बैठक व्यवस्था होती थी सब हटवा दी इसने, बोले कोई नहीं बैठेगा मेरे सामने। तो इनहेरेंट डेस्पोटिज्म में विश्वास रखने वाला था। आर्म्ड बॉडीगार्ड्स के घेरे में रहता था बंदा, तो उससे एक अलग ही ऑरा दिखता हो, यार 2-4-5 बॉडी तो लगता है कि आदमी कुछ है बड़का वाला। फिर इसके कोर्ट के अंदर मुस्कुराना
है ना, हंसना मना था। तो अपन भी कर लें क्लास में ऐसा, आज से क्लास में कोई नहीं हंसेगा, कुर्सी वुर्सी हटा दो, नीचे चटेगी बिछा दो। पहले जब यहाँ शिफ्ट हुआ था ना तो फर्स्ट क्लास उस टाइम फर्नीचर आया नहीं था मेरा, तो फर्स्ट क्लास ऐसे ही नीचे ही बैठे थे, पब्लिक बोली क्या आए नहीं, मैंने ऐसे ही होता है। इसने पर्शियन मॉडल के ऊपर सजदा और पैबोस नाम की प्रथाएं चलाई थी। सजदा का मतलब होता है माथा टेकना राजा के सामने, पैबोस का मतलब है पैरों को चूमना। और इसने कोर्ट के अंदर बैठना मना कर दिया। आमिर हाजिब नाम के एक पोस्ट अपॉइंट करी थी, एक ऑफिसर अपॉइंट करा था, सेक्रेटरी टाइप का पोस्ट था, वो कोर्ट को ऑफिशियली रेगुलेट करता था, कोई भी अंदर नहीं घुस सकता, कौन कब कहाँ कैसे बात करेगा, इन्होंने ऑर्डर लेकर आ गया कि उस तक पहुंचना मुश्किल हो गया। सो प्रेस्टीज इसको कहा जाता है कि उसके अंदर उसका प्राइड डेवलप करा दिया गया था। ये पर्शियन मॉडल था सेल्यूक और ख्वारिज्म के शाह लोगों का। मॉडल पर्शियन था लेकिन ज्यादातर यूज किया जाता था सेल्यूक और ख्वारिज्म में। इसने दीवान वजारत को, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, इसको दो हिस्सों में बांट दिया था। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी खड़ी करी थी। सेंट्रल आर्मी पहले ये होती थी कि तुम्हारी आर्मी ले आना, तुम्हारी आर्मी ले आना, इक्तदारों की आर्मी थी। इसने अपनी आर्मी खड़ी करी दीवान अर्ज नाम से। डिफेंस मिनिस्टर इमादुल मुल्क था इसका, जिसकी दो ब्रांचेस हुआ करती थी, एक लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की थी, जो मोहम्मद खान के अंडर में थी, जहां पे मंगोल अटैक किया करते थे। और इस पूरे इलाके के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फोर्ट्रेस इसने बनवाए थे। और दूसरा था बुगरा खान, जो सामना और भटिंडा वाले एरिया के अंदर था। ही स्टार्टेड, जो प्रॉक्सीज हुआ करती थी वो इसने बंद करवा दी। प्रॉक्सी का मतलब ये होता था कि उस टाइम पर आधार कार्ड वाला काम था नहीं, तो इंसान को कैसे पहचानोगे, तो ये प्रॉक्सी लगाया करते थे लोग। इधर गए, यहाँ पे तनख्वाह बढ़ रही, वहाँ गए, साहब हम फलानी जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छा लो तनख्वाह ले लो। फिर दूसरी जगह पहुँच गए, बोले भाई साहब हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये वाला काम इसने बंद करा था। और आर्मी के अंदर ये इंश्योरिटी लेकर आया कि सोल्जर जितने रजिस्टर्ड हैं उतने सोल्जर्स मिलेंगे। तो प्रॉक्सी लगाने का काम, एक आदमी ने बोल दिया मैं 100 सिपाही लेकर आऊँगा, असलियत में वो 20 ही लेकर आया, पैसे 100 के ले गया। तो इन सब को उसने काउंटर करके एक थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म किया था, जिससे प्रॉपर तरीके से काम होने लगा था। तो बलबन का ये है। और क्या है बलबन का? ओके, स्पाई सिस्टम चालू करता है ये, और ख़तरनाक स्पाई सिस्टम था इसका, क्योंकि इसको मालूम था कि इसका जो चालीसा है वो बड़ा दगाबाज चालीसा है, सबकी हत्या कर देगा, कोई भी किसी को भी राजा बना देगा। तो इसने इतने स्पाइस रख दिए थे कि कहा जाता था कि दीवारों के भी, बाद में भी ये रहेगा, बहुत सारे लोगों के स्पाई सिस्टम बड़े तगड़े रहेंगे। बारीद मुमालिक नाम का एक ऑफिसर बनाया था इसने, उसके अंडर में स्पाई सिस्टम होता था। सीक्रेट रिपोर्टर्स थे हर एक डिपार्टमेंट में, और सीक्रेट न्यूज़ राइटर्स थे, छुपे हुए गुप्तचर थे, जो सारी चीज़ें लिखकर पहुंचाते थे हर एक प्रोविंस में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और इनको बहुत अच्छी तनख्वाह देता था, और हर रोज़ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भेजने का काम करते हैं। तो दीवारों के भी कान वाला शायद यहाँ से निकला है। ब्लड एंड आयरन, डायरेक्ट आजा के अंदर ब्लड एंड आयरन पॉलिसीज, इसके अंदर जंगलों को काट दिया गया। जितने भी ऐसे गांव थे जो विरोधी या विद्रोही थे उनको नष्ट कर दिया इसने। फोर्ट्स बनाए, अफगान मर्सिनरीज को अपॉइंट करा, मर्सिनरीज का अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल हमारे टाइम तक रहा। आज़ादी के पहले तक ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं थी जो स्ट्रिक्ट बॉर्डर पेट्रोलिंग वाला काम हो। डेमोक्रेसी के बाद ये चीज़ आ गई। पहले अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो जो राजा रजवाड़े थे, इनके अंदर विलायतियों की फोर्सेस मिला करती थी। दीज विलायतीज वेयर मर्सिनरीज, जो राजा हायर करते थे बाहर से। सो अफगान मर्सिनरीज को यह अपॉइंट करता है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आता है। इसके जो पनिशमेंट हुआ करते थे वो भयंकर हार्श होते थे, नाक काटना, कान काटना, हाथ काटना नॉर्मल था। जस्टिस इसका इम्पार्शल था। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू हैव इम्पार्शल जस्टिस मेडिवल टाइम पीरियड में। और इसने दिया है किंगशिप नोज नो किंगशिप, यहाँ पे नो गायब है नोट्स में, नोज की जगह नो हो गया है वो, दैट इज एक के और एक डब्ल्यू हटा देना। किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी भाई भतीजावाद नहीं चलता। सो अगर हम पेपर 4 के करप्शन वाले मामले में देखेंगे नेपोटिज्म को, सो इसने नेपोटिज्म को ख़त्म कर दिया था। ये कहा गया था कि इसके पुत्र की हत्या हो जाती है, पुत्र मर जाता है, और इसके पास न्यूज़ आती है, दरबार में बैठा हुआ होता है, फ्लिंच भी नहीं करता, ज़रा सा इधर से उधर नहीं, नॉर्मल उसकी न्यूज़ को सुनता है, पूरा कामकाज निपटाता है। और कहा गया है कि जो ऑथर्स ने लिखा है, राइटर्स ने लिखा है कि रात में फिर फूट फूट के रोया था, क्योंकि बहुत प्रेम करता था अपने पुत्र से। हाँ ना, मोहम्मद खान, हाँ। और फिर बोरा खान चला जाता बिहार, बिहार का गवर्नर बनाता है ना एक बेटे को। ये चलो पढ़ेंगे अभी अपन।
ये कैश में जो तनख्वाह दी जाती थी वो वाला काम अभी भी नहीं हो रहा था, अभी भी लैंड ही देते थे ये सिपाहियों को। हालांकि इसका रिवोकिंग, इसके ऊपर प्रोटेस्ट होता है काफ़ी। वहाँ के कोतवाल हुआ करते थे फखरुद्दीन, जो बाद में बड़ा रोल प्ले करेंगे, तख्ता पलट की घटना होगी उसके अंदर। बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसने रसिया की हत्या करवाई है, मसूद की हत्या करवाई है और नासिरुद्दीन महमूद की। तो ये प्री के लेवल के ऊपर 3 को मैंने एक साथ लिख दिया है। एलिजेड है, एलिजेड का मतलब है वी डोंट हैव अ प्रूफ बट इट इज सेड कि इसने उनकी हत्या करवाई होगी। आर्ट के मामले के अंदर आर्किटेक्चर जो बनाया है इसका एक टोम है महरौली में, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फर्स्ट आर्च बिल्डिंग है। जो कल मैंने सवाल आप लोगों को कहा था, आपने वो डायग्राम बनाया था, उसको छोटे में करके सुंदरता से कर लीजिए। वो इतना लंबा है, 1.5 मीटर का पेज नहीं आएगा वहाँ। सो फर्स्ट आर्च बिल्डिंग बनवाई थी, फर्स्ट डोम बिल्डिंग बनवाई थी। तो यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस मिलना चालू होता है आर्किटेक्चरल वैल्यूज के अंदर। सो डोम का इनकॉर्पोरेशन हो गया और आर्च का इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसने लाल महल बनवाया था जो हजरत निजामुद्दीन के पास है, और कहा जाता है उसमें कई तहखाने थे, आज बंद है, डायलापिटेटेड कंडीशंस में है। और गर्मियों के अंदर वो बहुत ठंडा रहता था, उसमें अंदर तालाब वगैरह बने हुए थे। बावड़ियाँ जो होती हैं, उन बावड़ियों के साथ में वो कंस्ट्रक्शन था। सो लाल महल इज यूनिक इन इटसेल्फ। सो दिल्ली के आसपास, मतलब उस जगह के आसपास आज बहुत ज़बरदस्त आबादी है, इस वजह से उसकी प्रॉपर रख रखाव या प्रॉपर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है वहाँ। कल्चर के नाम पर नवरोज़ फेस्टिवल इसने शुरू किया था, जो पर्शियन है। नवरोज़ हमारे यहाँ औरंगज़ेब बंद करवाएगा, अकबर भी चालू रखेगा। नवरोज़ आज भी पर्शिया में बहुत तगड़े तरीके से मनाया जाता है और 3 दिन का नेशनल हॉलीडे रहता है। इसने जो कोर्ट में लोग रहते थे इसके, उसमें जो लोग पिया करते थे उनके दारू पीने पर पाबंदी लगा दी थी। ड्रेस कोड फिक्स कर दिया था कि आपको यही पहन के आना है। इसने खुद ने अपनी दारू पीना और जो अय्याशी करना है वो सब बंद कर दिया था। आमिर खुसरो और आमिर हसन इसके कोर्ट पोएट्स थे, और इसने शेख सादी को बुलाया था जो पर्शियन पोएट था अपने कोर्ट में। सो ही पैट्रोनाइज दोज पीपल। यहाँ पर आमिर खुसरो का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आमिर खुसरो यहाँ से चालू होगा और काफ़ी सारे राजाओं के साथ रहेगा। सो आमिर खुसरो किस किस के कोर्ट में रहा ये याद रखिएगा। आमिर खुसरो की जो वर्क्स हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। देन कंटेम्प्रेरी बैटल्स और सोशो पॉलिटिकल के अंदर मंगोल इन्वेजन होता है, जहाँ पे वो इसने 2 हिस्सों में आर्मी खड़ी कर रखी थी। इसका एक पुत्र था प्रिंस मोहम्मद, उसकी डेथ हो जाती है 1286 में। देन राजपूत रेबेलियन होते हैं जिनको ये क्रश कर देता है। बंगाल को वापस, जो तुगरिल खान ने बंगाल आज़ाद करा लिया था, उसको कैप्चर कर लेता है। सिर्फ यही एक रिवोल्ट होता है जो इसके टाइम पीरियड पे था, और उसके जितने सपोर्टर्स थे उन सब की हत्या कर देता है। दैट इज ब्लड एंड आयरन, स्ट्रिक्ट। और अपने बेटे को, जो बुगरा खान था, उसको वो गवर्नर का बना देता है बिहार का। एल्डेस्ट सन मोहम्मद पहले ही मर चुका है मंगोल्स के लड़ते हुए। अब फिर बाद में जब इसकी हालत ख़राब होने लगती है तो ये बुगरा को बोलता है कि आजा भैया, राजा बन जा। वो मना कर देता है कि बोले बिहार अच्छा है अपना, मैं दिल्ली नहीं आ रहा। सो ही रिफ्यूज्ड। तब कै खुसरो, जो मोहम्मद का बेटा होता है, जिसकी डेथ हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए, उसको नॉमिनेट करता है कि मेरे बाद ये पोता राजा बनेगा। कै खुसरो, ये जो टाइम है, इस टाइम पर मंगोलों का जो फैलाव है, वो फैलाव इतना ख़तरनाक था कि ये जापान किनारे से लेकर ऑलमोस्ट यूरोप की बाउंड्रीज तक, ईस्टर्न यूरोप पे अटैक कर चुके थे मंगोल, और एक फ्यूरी कहलाती थी। कोई भी स्टेट जो इस टाइम पर था, जिसके अंदर अगर हम बात करें मुस्लिम स्टेट की, तो इकलौता इंडिया का टर्किश दिल्ली सल्तनत नाम का मुस्लिम स्टेट था जो उस टाइम मंगोलों की फ्यूरी से बचा हुआ था, और सिर्फ इस वजह से कि इसने खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके पहले जब ये प्राइम मिनिस्टर था तब भी मंगोलों से लड़ा था ये, और उसके बाद भी लड़ा था। सो ही सेव्ड। एक इल्तुतमिश ने बचाया था, उसके बाद जब मंगोलों के 5 डिवीजन्स हो जाते हैं, उसके बाद जब बचाने का काम है तो वो बलबन का काम है। देन इसने कै खुसरो को नॉमिनेट किया था, और कंटेम्प्रेरी बैटल्स में फ़खरुद्दीन नाम के एक कोतवाल हुआ करते थे दिल्ली के, इन्होंने इस बलबन के नॉमिनी को अलग हटाया, और कैकुबाद जो बुगरा खान का बेटा था, 2 बेटे मोहम्मद और बुगरा खान, मोहम्मद का बेटा कै खुसरो और बुगरा का बेटा कैकुबाद। सो कै खुसरो को बलबन बोल के गया था, उसको हटा दिया और कैकुबाद को बिठा दिया फ़खरुद्दीन ने। अब इनके बीच में ये हुआ कि आपस में मामला जो है वो कुछ जम नहीं रहा था। सो जो कैकुबाद आते हैं तो कैकुबाद थोड़े से दारू में और औरतों में लगे रहते थे, मामला गड़बड़ था। इस टाइम पर मलिक बकबक, वही जिसको कोड़े लगाए गए थे, ये डिफेंड करता है मंगोल अटैक से, और कहा जाता है कि ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स। मलिक बकबक बड़ा नाम है। और धीरे से पावर जो है वो पास हो जाता है निज़ामुद्दीन के हाथ में, हु वाज सन इन लॉ ऑफ फ़खरुद्दीन। फ़खरुद्दीन का दामाद रहता है जो कोतवाल था,
अब उसके जमाई के हाथ में पावर आ जाता है और वो षड्यंत्र रचता है कि सुल्तान को उठा के फेंक दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में कैकुबाद और बुगरा खान में आपस में समझौता हो जाता है, बाप बेटे के बीच में, अयोध्या के अंदर 1288 में, और निजामुद्दीन की हत्या कर देते हैं ये लोग, और नॉन टर्क जलालुद्दीन खिलजी को उसकी पोजीशन पे बिठा देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इज नॉन टर्क, हाँ, फखरुद्दीन के जमाई की जगह पे। अब ये जो रहता है ये बुलंदशहर में अपॉइंटेड रहता है, कमांडर इन चीफ रहता है, और इसकी वजह से कोर्ट में एक रिफ्ट आ जाती है। सारे नोबल्स टर्क, अब एक नॉन टर्क को आपने बिठा दिया, जलालुद्दीन को, तो मामला गड़बड़ होना था। कैकुबाद इसी टाइम पर पैरालाइज्ड हो जाता है। अब टर्किश नोबल्स जो थे वो उठा के कै उमर नाम के एक बंदे को राजा बना देते हैं। ये छोटे छोटे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर में, क्योंकि एक बार नाम आ चुका है शिहाबुद्दीन उमर का, आधी किताबों में क्या 90% किताबों में गायब है वो, नॉर्मल किताबों के अंदर। सो ये चीज़ का ध्यान रखना, छोटे छोटे नाम और उनका फ्लो। सो कै उमर को बिठा देते हैं, और जो कैकुबाद का बेटा था ये एक किलो खारी का महल बनवाता है। किलो खारी जगह का नाम है, ठीक है। किलो खारी तुम क्या सोच रही हो कि नमकीन खारे की महल बनवाता है। और इस टाइम पर एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बिगड़ जाती है। सो कै उमर के टाइम पर इनकी छोटे से तो रहते हैं, टर्किश नोबिलिटी जलालुद्दीन की हत्या करना चाहती है खिलजी की, पर वो सक्सेसफुल हो नहीं चाहती, तो जलालुद्दीन दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, और कैकुबाद जो पैरालाइज्ड हो गया था उसकी तो हत्या कर देता है, और कै उमर जो उसका पुत्र था, छोटा पुत्र था, उसका रिजेंट बन जाता है। थोड़े समय बाद उसको भी हटा देता है, उसकी भी हत्या कर देता है 1290 में, और 1290 के अंदर ये थ्रोन पर बैठ जाता है। सो एंड ऑफ टर्किश स्लेव डायनास्टी, एंड ऑफ टर्किश स्लेव डायनास्टीज, ये सारे तुर्क है। अधिकतर राजाओं को अंधा करके मारा गया, अंधा करके जेल में डाला गया, फिर मारा गया। तो एकदम से मार देते तो रिवोल्ट हो जाता ना, पहले उनके सपोर्टरों को चुन चुन के मारोगे ना भैया। आपको मारने के लिए कौन है? ओलिगार्की है, वो नोबल्स वहीं बैठे हुए हैं। वो अब हम लोगों को क्या हो गया ना कि आज पॉलिटिकल सिस्टम है कि यहाँ सीट जीतना है, वहाँ सीट जीतना है, वो वाला मामला नहीं था। वो सारे पावरफुल लोग एक ही जगह पे बैठते थे, क्योंकि बाहर से आए थे, उनकी जड़ें थी नहीं, वो अब जड़ें बना रहे हैं अपनी। हाँ, सो यहाँ पर अब हमारे पास 3 डायनास्टीज मिलती हैं इस पूरे पीरियड के अंदर। कुतुबुद्दीन की कुतुबी डायनास्टी, शमशुद्दीन की शमसी डायनास्टी, और कुतुबी डायनास्टी 1206 से 1211 तक की है, शमसी डायनास्टी 56 साल की है, और बलबनी डायनास्टी 24 साल की है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक मरतबा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी डायनास्टी सबसे कम समय तक के लिए थी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस समय पर क्लास के अंदर भी लोदीज को मार्क किया था, जबकि खिलजीज का समयकाल सबसे छोटा है। सो सल्तनत के अंदर अगर हम स्पेशल डिस्टेंस की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैलाव था, चूंकि ये एक ऐसा एरिया था जिसमें श्रिंकिंग काम हो रहा था, इट वाज फ्लक्चुएटिंग। सो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम से लेकर नॉर्थ बिहार तक जाता था, देन नॉर्थ वेस्ट में ब्यास से लेकर लाहौर, मुल्तान, सिंध तक, और साउथ में मालवा तक। ये वाला इसका मेजर हिस्सा था, जो नॉर्थ इंडिया का काम आप समझ सकते हो। थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट था, based on the Quran and Hadith laws, that is Sharia. Shariat is the civil laws. Duties, law and order, revenue collection, और no cultural development. Cultural development का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। Then succession के लिए, यानी सिंहासन पर बैठने के लिए कोई फिक्स्ड लॉ नहीं था। सिटीजन किनको माना जाता था? ओनली टर्किश मुस्लिम्स विद फुल राइट्स। उसके बाद इंडियन मुस्लिम्स थे रिड्यूस्ड राइट्स, और इंडियन नॉन मुस्लिम्स इंफीरियर। तो 3 कैटेगरी में इन्होंने अपना स्टेट बना रखा था। दैट इज वाई इट्स वेरी इजी टू कॉल देम एज फॉरेन रूल। अगर सुना जाता है कि फॉरेन रूल था, उसका अर्थ यह था कि उसकी रूट्स इधर नहीं जुड़ी हुई थी, वो एक इक्वालिटी के ऊपर काम नहीं करते थे। खलीफा के साथ जो रिलेशनशिप्स थी वो नॉमिनल थी। एक टाइटल हुआ करता था डेप्यूटी ऑफ खलीफा, ये फैशन हुआ करता है, आई एम डेप्यूटी ऑफ द खलीफा। सुल्तान इज द मोनार्क, द सॉवरेन, द डेस्पॉट। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था, फाउंटेन हेड ऑफ द जस्टिस था, यानी जस्टिस का सब सुप्रीम था, एंड इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, कानून का अल्टीमेट सेइंग उसका ही होगा, रूलर ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। एंड ये थियोलॉजियन स्टेट था, इसलिए जो रिलीजियस प्रीस्ट्स होते थे उन्हें उलेमास कहते थे, उलेमास की सुनता था। एंड पावर वाज डिपेंडेंट ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द सुल्तान। एक सुल्तान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उससे उसका पावर डिराइव होता था। इक्ता, यानी अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं फीएफ, ये कन्वीनियंटली एक प्रोविंस भी बोला जा सकता है, कोई फिक्स साइज नहीं था। जो लोग इक्तादार थे या मुख्ती कहलाते थे, इनके पावर डिफर किया करते थे इक्ता टू इक्ता, एंड अल्टीमेटली दे हैव टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड पे सरप्लस टू द सेंटर। अपने पास पैसा रख में सप्लाई करने का काम था।
देन खालिसा डिस्ट्रिक्ट वो हुआ करती थी जो डायरेक्टली राजा की होती थी या जो सेंटर गवर्नमेंट की होती थी, और इसका जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो सीधा सेंटर को जाता था, बीच में कोई इक्तदार नहीं होता था। और इसके अलावा और कोई डिविजन्स इनमें नहीं होते हैं। सो दैट कम्स डाउन टू योर स्लेव डायनास्टी। नेक्स्ट चार्ट है वो प्रीलिम्स के लिए है कि अरीस मामलिक, दीवान इंशा, दीवान रसालत, मुशरिफ मामलिक, बारीद मामलिक, काजी मामलिक, ये कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बने हैं। देन नाइब मामलाकात, रॉयल हाउस होल्ड में क्या क्या होते थे, टैक्सेस 5 तरह के थे, खराज, उश्र, ये लैंड टैक्स होते थे दोनों। देन जजिया लगता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिसका सेक्युलर नेचर था, ज़कात लगता था मुस्लिम्स के ऊपर जो कि कम्युनल नेचर का था, और एक खम्स होता था जो वॉर कहलाता था, 1/5 ऑफ द वॉर बूटी। सो दिस इज अबाउट योर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट, द स्लेव डायनास्टी। नाउ नेक्स्ट वुड बी अवर खिलजीज एंड देन विल मूव ऑन टू तुगलक्स, देन फाइनली टू एक बीच में लोदीज लेना है, लोदीज के साथ में फिर हम आएंगे सैयद्स के ऊपर, बीच में एक बंदा और आएगा तुगलक्स के बाद में, एक लोदी, दौलत खान लोदी, छोटे से टाइम पीरियड के लिए। सो छोटा छोटा है, इसको खूब रिवाइज किया करो, बट तुम लोग करते नहीं हो, तुम लोग आगे बढ़ने में ही लगे रहते हो।